हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे आपके अपने चैनल रिजल्ट एडुशाला में। ठीक है, मैं इससे पहले जो है डिस्कस कर चुका हूं कौन सा वीडियो, तो 56 से 59वीं बीपीएससी का जो 2015 में हुआ था, मैं उसका क्वेश्चन डिस्कस कर चुका हूं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां पे आप जाके देख सकते हैं इस वीडियो को। ठीक है, तो चलिए हम ये शुरू करते हैं सीधा बात, नो बकवास के साथ। 53वीं से 55वीं बीपीएससी जो 2011 में हुई थी उसका डिस्कस हम कर रहे हैं। कितना? 53वीं से 55वीं प्रारंभिक परीक्षा 2011 में जो हुई थी, आइए हम उसको देख रहे हैं। ठीक है, आप लोगों को मैं बता दूं कि ये क्वेश्चन पैटर्न आप जरा सा देख लीजिए कि इतिहास से 36 पूछ रहा है, भूगोल से 24 पूछा था, जो कि अब कम हो गया है। इतिहास का 30 है। ठीक है, अभी जो अप्रॉक्स है 25 से 30 के बीच में है, 25 30 के आसपास है। भूगोल का भी कम कर दिया। भूगोल का कितना कर दिया है? तो 8 से 10 कर दिया है। ठीक है, राज्य व्यवस्था का 5 से 6 कर दिया है। अर्थव्यवस्था का इतना ही रहा है। समान विज्ञान बढ़ा दिया है, ये अभी 30 कर दिया। उस समय जो है 16 पूछा था। गणित तो फिक्स है 10। बिहार विशेष 30 भी कर देता है, 25 भी कर देता है। समसामयिकी भी 30 कर देता है। इसी तरह का कुल प्रश्न हमारा 150 हो जाता है। तो आप देख सकते हैं कि 53वीं से 55वीं बीपीएससी 2011 में जो है हिस्ट्री जो है कॉन्स्टेंटली पूछा ही है इतना, तो आप लोग हिस्ट्री पे ज़्यादा फोकस देना है, उसमें भी मॉडर्न पे ज़्यादा देना है। तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कैसे कैसे पढ़ना है, लेकिन इसके लिए आपको एक काम करना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं इतिहास के साथ। प्राचीन भारत में पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? तो इसका सही उत्तर बी, लोथल जो है एक प्राचीन बंदरगाह है। यह 66वां बीपीएससी भी पूछा हुआ है। जो लोथल बंदरगाह गुजरात के अहमदाबाद जिले भोगवा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम। गुप्त सम्राट जिसे हुनों ने पराजित किया था, तो वो कौन सा गुप्त सम्राट था जिसको हुनों ने पराजित किया था? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी, स्कंद गुप्त। स्कंद भीतर चला गया। हुनों को किसने पराजित किया था? तो स्कंद गुप्त। स्कंद गुप्त ने क्या किया? हुनों को भगा दिया। ठीक है, स्कंद को गुप्त कर दिया। ठीक है, स्कंद गुप्त ने हुनों को पराजित किया था। इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? कई बार पूछ देते कि स्कंद गुप्त ने हुनों को पराजित किया था, तो इसकी जानकारी हमें जूनागढ़ अभिलेख से मिलती है, जूनागढ़ अभिलेख से। ठीक है, उसके बाद देखिए कलहन का पुस्तक का नाम क्या है दोस्तों? तो कलहन का पुस्तक का नाम राजतरंगिणी है। उत्तर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कलहन कहाँ के थे? तो कश्मीर के प्रसिद्ध संस्कृत कवि एवं इतिहासकार कलहन ने अपनी पुस्तक राजतरंगिणी, कहाँ के थे? तो कश्मीर के थे, काश्मीर के थे। ठीक है, यह संस्कृत लिखित प्रथम ऐतिहासिक पुस्तक है। यह भी पूछ देता है कि प्रथम ऐतिहासिक पुस्तक संस्कृत में लिखित कौन सा है? तो कलहन का राजतरंगिणी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं दोस्तों। और जो है कलहन जो था राज लोहार वंश से था। अंतिम महत्वपूर्ण शासक कौन था इसका? जयसिंह था। ठीक है, देखिए कई बार पूछ देता है प्रथम राजतरंगिणी कलहन लिखा है, द्वितीय राजतरंगिणी कौन लिखा है? जॉन राज, तृतीय श्रीवर और चौथा प्रज्ञा भट्ट एवं सुका। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 4 नंबर में हम। किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम का विभिन्न उपलब्धियों में वर्णित है? तो उत्तर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। सी, ठीक है, जूनागढ़ में रुद्रदामन का प्रथम उपलब्धियों का वर्णित किया गया है। जूनागढ़ अभिलेख में रुद्रदामन की प्रथम उपलब्धियों का वर्णन किया गया। यह संस्कृत में लिखित प्रथम अभिलेख था। यह क्या है? संस्कृत में लिखित प्रथम अभिलेख है। पूछ सकता है संस्कृत में लिखित प्रथम अभिलेख कौन सा है? तो जूनागढ़ का रुद्रदामन की कीर्ति का जूनागढ़ अभिलेख में जो है संस्कृत में प्रथम वर्णित है। ठीक है, इस अभिलेख को रुद्रदामन को भ्रष्ट राजक प्रतिस्पादक कहा गया है। इस अभिलेख से भी पता चलता है कि रुद्रदामन ने मौर्य काल निर्मित गिरनार के प्रसिद्ध सुदर्शन झील की मरम्मत करवाई थी। तो यही जूनागढ़ अभिलेख से हमें क्या पता चलता है दोस्तों कि मौर्य काल निर्मित गिरनार झील का जो है सुदर्शन झील, गिरनार पर्वत पर सुदर्शन झील का मरम्मत करवाया था जूनागढ़ अभिलेख में रुद्रदामन में। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों? यह भी रिपीटेड क्वेश्चन है। तो महावीर स्वामी का जन्म जो हुआ था कुंडा ग्राम में हुआ था। उनकी पुत्री का नाम प्रियदर्शनी था। पत्नी कौन थी? यशोदा थी। ठीक है, अपने मोदी जी का भी माता का नाम क्या है बताइए आप लोग? ठीक है, तो महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडाग्राम में हुआ था। महावीर स्वामी के पत्नी का नाम यशोदा था और उनकी पुत्री का नाम प्रियदर्शनी था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम। ईस्वी देख लीजिए 599 ईस्वी पूर्व कुंडाग्राम वैशाली में हुआ था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? तो महापरिनिर्वाण जो है कुशीनारा में हुआ था। 80 वर्ष की आयु में कुशीनारा में हुआ था। 483 ईस्वी में महापरिनिर्वाण हुआ था और यहीं पे क्या हुआ था? 400 प्रथम बौद्ध संगीत हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम धर्मचक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया? तो सारनाथ में दिया, यह वाराणसी में है। ठीक है। प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता है दोस्तों? धर्मचक्र प्रवर्तन। तो धर्मचक्र प्रवर्तन किसको? प्रथम उपदेश को कहा जाता है। ठीक है। सारनाथ ऋषिपत्तनम में दिया। ठीक है। नेक्स्ट चलिए, और घर छोड़ने को क्या कहा जाता है? महाभिनिक्रमण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी है दोस्तों? तो राजगिरी, ग्रीवरज जो है मगध की प्रारंभिक राजधानी। यह क्वेश्चन कई बार रिपीटेड किया है, 66वां बीपीएससी भी पूछा है, तो आप लोग प्रीवियस ईयर देख के जाएंगे। मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी है? राजगिरी, ग्रीवरज है। राजगिरी, ग्रीवरज इसी को बोला जाता है, राजगिरी को। ठीक है। नालंदा आप लोग नहीं उत्तर में मारेंगे। मगध की आरंभिक राजधानी राजगिरी या वसुमती या ग्रीवरज, जिसकी स्थापना बिंबिसार ने किया था। मगध की प्रारंभिक राजधानी की स्थापना किसने किया था? बिंबिसार ने किया था। ठीक है। इसे कुशाग्रपुर भी कहते हैं। मगध सर्वप्रथम उल्लेख अर्थवेद में मिलता है। मगध का प्रथम वंश हर्यक वंश था। मगध साम्राज्य का प्रथम वंश कौन था? हर्यक वंश था। ठीक है। अजातशत्रु के वंश का नाम क्या है? अजातशत्रु के वंश का नाम क्या है दोस्तों? तो हर्यक वंश है। अजातशत्रु ही हर्यक वंश के थे और हर्यक वंश पहला जो है मौर्य साम्राज्य का मौर्य साम्राज्य नहीं, सॉरी, मगध साम्राज्य का, मगध में जो साम्राज्य था उसका प्रथम वंश जो है हर्यक वंश था और इसी वंश के अजातशत्रु थे। तो यह क्वेश्चन कई बार रिपीट कर देते हैं, आप लोग इसको ध्यान से देख के जाएंगे। बिंबिसार का ईस्वी देख लीजिए, 544 से 442 ईस्वी। हर्यक वंश 544 से 412। ये देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी दोस्तों? तो तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? तो पाटलिपुत्र में जो है अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्रा में जो है तृतीय बौद्ध सभा बुलाई गई थी। अब देखिए, प्रथम बौद्ध संगीत कहाँ हुआ था? तो राजगृह में, जिसका मगध का प्रथम जो है राजधानी राजगृह जिसको बोलते हैं। इसके शासक कौन थे? तो अजातशत्रु। अजातशत्रु किस वंश के थे? तो हर्यक वंश के थे। किस वंश के थे? हर्यक वंश के। द्वितीय बौद्ध संगीत कहाँ हुआ? वैशाली में हुआ दोस्तों, वैशाली। इसका कौन थे? काला अशोक। तीसरा कहाँ हुआ? वैशाली के बगल में पाटलिपुत्र और इसमें अशोक जी हैं, अशोक भाई। चतुर्थ कहाँ हुआ? कश्मीर, कुंडावन और इसके कनिष्क थे। कश्मीर, कुंडावन और कनिष्क थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है मध्यकालीन भारत। तो आप देख सकते हैं प्राचीन से 10 क्वेश्चन पूछता है। इसका एवरेज 5, 6, 7, 8, 10 के नीचे रहता है। अब चलते हैं हम, गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन है दोस्तों? तो गुलाम वंश का प्रथम शासक, ए सही उत्तर हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक है गुलाम वंश का प्रथम शासक। ठीक है। मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद जो है उसका कोई पुत्र नहीं था, इसीलिए कुतुबुद्दीन ऐबक को लाहौर का शासक का निमंत्रण किया। यह कब बना? तो 1206 ईस्वी में अपना राज्याभिषेक कराया। 4 वर्ष बाद मर गया 1210 में। ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी के समय, आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था दोस्तों? तो देवगिरी का शासक कौन था? रामचंद्र देव थे। रामचंद्र देव थे अलाउद्दीन खिलजी के समय देवगिरी के शासक। ठीक है। रामचंद्र देव जो है राम भगवान थे अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी के शासक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, 13 नंबर, निम्नलिखित में से किस मुस्लिम शासकों ने तीर्थ यात्रा कर पर, एक मिनट में जरा डिलीट कर दे रहा हूँ ये सब जो लिख दिया हूं मैं। चलिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? निम्नलिखित में से किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा पर कर समाप्त कर दिया था? तो अकबर ने तीर्थ यात्रा पर कर समाप्त कर दिया था, गौ हत्या प्रतिबंध कर दिया था। ठीक है। अगस्त जो है 1563 में अकबर ने प्रयाग और बनारस में गौ हत्या प्रतिबंध कर दिया था। तीर्थ पर जो कर लगता था उसको भी बंद कर दिया था। 14 नंबर क्वेश्चन है, फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफा क्या था दोस्तों? तो दार उल सफा एक खैराती अस्पताल था। दार उल सफा क्या था? अस्पताल था। फिरोज शाह द्वारा निर्मित दार उल सफा एक खैराती अस्पताल था। तो यह सब शब्द जो है मध्यकालीन, मैं एक अपना वीडियो लाऊंगा रिजल्ट एडुशाला इसी चैनल पे, तो प्लेलिस्ट में आप लोग जा देख के आप लोग एग्जाम में ज़्यादा नंबर बढ़ा सकते हैं। जो दरोगा का मेंस दे रहे हैं 24 अप्रैल को, उनके लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ही है, और जो CDPO BPSC 67 में दे रहे हैं उनके लिए तो जरूरी ही है। अब देख लीजिए, आधुनिक भारत हमारा सेक्शन शुरू होता है। 14 क्वेश्चन में क्या किया? 10 प्राचीन से पूछ लिया है, 4 मेडावल से पूछ लिया है, और जो है बाकी ये 15, 4, 19 क्वेश्चन, 15, 4, 20 क्वेश्चन आधुनिक भारत से पूछा हुआ है ये।
कौन से बीपीएससी में? 53वीं से 55वीं बीपीएससी में। अब देखिए अस्थाई बंदोबस्त किसके साथ किया गया? तो अस्थाई बंदोबस्त किसके साथ किया जाएगा? तो जमींदार। अस्थाई में कौन होता है? अस्थाई में तो जमींदार रहता है, तो जमींदारों के साथ अस्थाई बंदोबस्त किया गया। ये अस्थाई बंदोबस्त को क्या कहते थे? जमींदारी प्रथा भी। यह कब चालू हुआ? तो 1772 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग ने पंचवर्षीय बंदोबस्त चला था। वारेन हेस्टिंग ने इसको शुरू किया था, अस्थाई बंदोबस्त को वारेन हेस्टिंग के समय में चलाया गया था। 1990 में कर्नावालिस ने 10 वर्ष लागू कर दिया। 1993 में इस व्यवस्था को बंगाल, बिहार, उड़ीसा के लिए अस्थायी कर दिया गया। ठीक है, और अस्थायी बंदोबस्त से कितना प्रतिशत? तो यह भी पूछ देता है 19% जो है। ठीक है, कितना लगान वसूलता था? तो 10/11 भाग पर। सरकारी कोष में जमा कितना था? 1/11। तो आप लोगों को याद करना क्या है, अस्थायी बंदोबस्त जमींदार के साथ हुआ। 1772 ईस्वी वारेन हेस्टिंग ने स्टार्ट किया। कितना प्रतिशत भूमि पर? 19% भूमि पर। ठीक है, जमींदार किसानों से वसूले गए लगान का 10/11 भाग सरकारी कोष में जमा करते थे तथा शेष 1/11 भाग अपने पास रख लेते थे परिश्रम के श्रम में। नेक्स्ट देख लीजिए, 16 नंबर क्वेश्चन है, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन है? दोस्तों तो प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन है? तो आत्माराम पांडुरंग है। आत्माराम पांडुरंग है। आत्माराम पांडुरंग जो है प्रार्थना समाज के संस्थापक है। सर्वप्रथम जो है दोस्तों, ये वीडियो बनाने बहुत मेहनत लगता है, इसीलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो जो है मैं चल रहा हूँ नेक्स्ट में। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? तो भारतीय आंदोलन के पिता के आंदोलन के जानकारी थे राजा राम मोहन राय। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? राजा राम मोहन राय थे। राजा राम मोहन राय भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता थे। 20 अगस्त 1828 को कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना हुआ। 20 अगस्त 1828 को कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना हुई। राजा राम मोहन राय ने भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन का पिता कहा जाता है। 20 अगस्त 1828 को कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना हुई। ब्रह्म समाज हिंदू धर्म का प्रथम समाज सुधारक आंदोलन था। राजा राम मोहन राय ने एकेश्वरवाद में विश्वास का व्यक्त किया था तथा मूर्ति पूजा एवं अवतारवाद का विरोध किया था। यह भी पूछ देता है कि राजा राम मोहन राय किस वाद के थे? एकेश्वरवाद, बहुवाद, तो एकेश्वरवाद के थे। मूर्ति पूजा और अवतारवाद का राजा राम मोहन राय ने विरोध किया था। ठीक है, और देख लीजिए 1814 में आत्मीय सभा का स्थापना किया था। 1828 में क्या किया था? प्रार्थना किया था। 14 में क्या किया था? आत्मीय सभा का स्थापना किया था। और 15 में उन्होंने 1815 में वेदांता कॉलेज की स्थापना किया था। 1814 में क्या किया था? आत्मीय सभा। आत्मा कहाँ गया? कॉलेज में पढ़ने। कॉलेज में गया पढ़ने, फिर उसको दिमाग आ गया और क्या किया? प्रार्थना करने लगा। तो 28 में क्या किया? 28 साल की उम्र में प्रार्थना करने लगा। अब देखिए स्वराज दल की स्थापना किसने किया था दोस्तों? स्वराज दल का स्थापना डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने। कई बार पूछ देता है कि स्वराज दल का सचिव कौन थे? तो मोतीलाल नेहरू। और अध्यक्ष कौन थे? तो चित्तरंजन दास। 1 जनवरी 1923 को चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, विट्ठल भाई पटेल, मदन मोहन मालवीय, जयशंकर के साथ मिलकर इलाहाबाद में कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी स्वराज दल का जो है नाम रखा। ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? तो चित्तरंजन दास थे। कई बार बीपीएससी पूछ दिया। सचिव कौन थे? मोतीलाल नेहरू थे। इसमें पूछ देता है कि जो इसमें विधानमंडल में पहुंचकर सरकार की आलोचना करने की इसमें रणनीति बनाई, और इसमें पूछ देता है कौन कौन सदस्य थे। तो कौन कौन सदस्य थे देख लीजिए भाई। मोतीलाल नेहरू थे, चित्तरंजन दास थे, 2 याद ही हो गया। विट्ठल भाई पटेल भी थे, विट्ठल रहते थे, मदन मोहन मालवीय भी थे। विट्ठल भाई पटेल और मदन मोहन मालवीय भी जयकर के साथ मिलकर स्वराज पार्टी का स्थापना किया। नेक्स्ट है 19 नंबर, थियोफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो थियोफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की? मैडम ब्लास्टवी एवं कर्नल अलकाट। मैडम ब्लास्टवी एवं कर्नल अटकाक ने जो है थियोफिक सोसाइटी की स्थापना की। तो दोस्तों देख लीजिए कब हुआ था? 1875 ईस्वी में कर्नल अटकाक और मैडम ब्लास्टवी ब्लावाटस्की ने की थी। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ था? कई बार मुख्यालय पूछ देते। थियोफिक सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। ठीक है, भारत में इस धर्म को फैलाने का स्थापित श्रेय किसको जाता है? तो एनी बेसेंट को जाता है। थियोफिकल सोसाइटी को एनी बेसेंट ने भारत में फैलाया था। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था? तो धर्म को आधार बनाकर समाज सेवा करना। धर्म को आधार बनाकर थियोफिकल सोसाइटी का उद्देश्य था कि आधार बनाकर समाज सेवा करना, धार्मिक भाईचारों को बढ़ाना,
प्राचीन धर्म के दर्शन के अध्ययन को सहयोग करना। 20 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक तिलक ने लिखी थी। दोस्तों तिलक ने किसने लिखी थी, तो तिलक ने जो है बाल गंगाधर तिलक गीता रहस्य लिखा था। गीता रहस्य ने बाल गंगाधर तिलक लिखा था। ठीक है, नेक्स्ट जो है देखिए जेल में ही लिख दिए थे बाल गंगाधर तिलक जो है गीता रहस्य लिखा था। गीता रहस्य किसने लिखा था, बाल गंगाधर तिलक ने लिखा था। और देखिए गणपति उत्सव जो है बाल गंगाधर तिलक ही किए थे। कब किए थे, 1893 ईस्वी में, 95 ईस्वी में। नेक्स्ट चल दिए, कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव वर्ष 1905 में प्रस्तावित किया, इसका उद्देश्य क्या था, तो बी स्वशासन सुनिश्चित करना। 19 में जो इसका उद्देश्य था कांग्रेस का स्वराज के लिए, इसका सही उत्तर बी हो जाएगा। ठीक है, कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव वर्ष 1905 में पारित किया, उद्देश्य था स्वशासन सुनिश्चित करना, उत्तर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, मैं अगर आप लोगों को स्लो लग रहा तो आप लोग स्पीड कर लेंगे। प्रांतीय सरकारों का गठन निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत किया गया, तो प्रांतीय सरकारों का गठन निम्नलिखित किस अधिनियम के तहत किया गया, तो प्रांतीय सरकारों का गठन निम्नलिखित में से ए 1935 के अधिनियम के तहत किया गया। प्रांतीय सरकारों का गठन किस अधिनियम के, तो 1935 अधिनियम के तहत। अब देख लीजिए 1935 में कुल 10 सूचियों का समावेश था। नेक्स्ट देख लीजिए 23 नंबर, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय क्यों किया गया, तो इसका सही उत्तर ए हो जाएगा। कांग्रेस ने इसी तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। स्वतंत्रता दिवस के रूप में जो है 26 जनवरी को मनाया था जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, किस नदी के तट पर, तो रावी नदी के तट पर। 26 जनवरी 1930 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मांग की थी, देश में आज़ादी से पहले प्रत्येक 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है, और इसी दिन भारतीय संविधान 26 जनवरी दिन लागू निर्णय किया गया, क्योंकि इसी तिथि को 1930 में भारत। नेक्स्ट 24 नंबर देख लीजिए, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार और मैं इसे लेकर रहूंगा, किसने कहा था, तो किसने कहा था, तो ये किसने कहा था, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। स्वराज मेरा जन्मदिन अधिकार मैं इसे लेकर रहूंगा, यह नारा 1916 में लखनऊ के कांग्रेस अधिवेशन में स्वराज की मांग करते हुए दिया। कई बार पूछ देता है किस अधिवेशन, लखनऊ अधिवेशन। कब हुआ था, 1916 में हुआ था। इस बार पूछ दिया था बीपीएससी कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, तो कौन कहा था, तो बिस्मिल उस्मान एजी ने कहा था। ठीक है, बीपीएससी रिपीटेड क्वेश्चन ही इसको पूछ दिया, तो हो सकता है ये पूछ दे स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। 25 देख लीजिए, मद्रास महाजन सभा की स्थापना किस वर्ष की गई दोस्तों, तो महाजन मद्रास सभा की स्थापना 1884 में किया गया था। इसका उत्तर इसमें नहीं दिया, 1884 इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, 26 देख लीजिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने सदस्य ने भाग लिया था, 72 सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कहाँ हुआ था, तो 28 दिसंबर 1885 को गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज विद्यालय में हुआ था, स्कूल में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा, कई बार स्कूल का नाम पूछ दे, कई बार ईस्वी पूछ देता है, कई बार 72 प्रतिनिधि है। 27 नंबर देख लीजिए, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तो सी राजगोपाल स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। 28 असहयोग आंदोलन शुरू किया गया वर्ष कौन सा, असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था, तो बी 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था। ठीक है, और गांधी जी ने 12 फरवरी 1912 में बैठे असहयोग आंदोलन 1922 में जो है वापस कर लिया गया था बारदोली के बैठक में। 29 में क्या, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट क्या है, उत्तर सी इसका सही हो जाएगा। भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बना। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट जो है भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बना। ठीक है, इसमें क्या किया गया, प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली को लागू किया गया और इसे 8 प्रांतों में लागू किया गया। इसको क्या चीज़ का संज्ञा दिया गया था, यह भी देख लीजिए। चलिए ज़्यादा डिस्कस नहीं करना है, टाइम ज़्यादा लग जाता है, स्लो मैं बोल रहा हूँ, तो अच्छा कि हिस्ट्री का क्वेश्चन मैं सही कर दूँ, फिर मैं नेक्स्ट में जो है स्पीड में बोलूँगा। शेर ए पंजाब के नाम से कौन मशहूर है दोस्तों, तो शेर ए पंजाब के नाम से लाला लाजपत राय मशहूर हैं। इनका शेर ए पंजाब नाम से जाना जाता है लाला लाजपत राय। 1920 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने किए थे। 1920 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता लाला लाजपत राय किए थे। 1923 ईस्वी में उन्होंने CR दास और मोतीलाल के साथ स्वराज दल की भी स्थापना की थी। ठीक है, और 17 नवंबर 1928 को सैमन कमीशन के लाठीचार्ज में वो मारे गए थे। ठीक है, चोट लगा था उनको। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था दोस्तों, तो 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था। 17 फरवरी 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। 32 में देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था, तो तीसरा हुआ था। 1932 में जो है तीसरा हुआ था। देखिए यहाँ पे प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ, प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1931 में, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 31 में, तृतीय गोलमेज सम्मेलन 32 में। देखिए प्रथम 30 में हुआ, द्वितीय
31वीं और तृतीय 32वां। प्रथम 30, द्वितीय 31, तृतीय 32 क्रम है दोस्तों। तो अभी हम कौन सा बीपीएससी का देख रहे हैं, तो 53वीं से, पेज मेरा ज़रा सा भाग गया है, तो तक आप लोग क्या कीजिए, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको ऑडियो नहीं जा रहा है तो आप हमें बताएं कमेंट सेक्शन में कि ऑडियो नहीं जा रहा है, सही से मैं डिस्कस क्या करूं, मैं कौन सा टॉपिक लाऊं, यह भी आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं कि मैं वीडियो को ज़्यादा डिस्कस करूँ या शॉर्ट करूँ। आप लोग को अगर शॉर्ट ज़्यादा वीडियो शॉर्ट करना होगा तो मैं और स्पीड इसका मैं स्पीड में बोलूँगा और ये वीडियो जल्दी खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए 33 नंबर क्वेश्चन क्या है, अभिनव भारत से कौन संबंधित है, तो बी.डी. सावरकर अभिनव भारत की स्थापना किए थे। अभिनव भारत क्रांतिकारी संगठन थी, बी.डी. सावरकर ने स्थापना 1904 ईस्वी में किया था, इसको याद रखेंगे आप, ठीक है। नेक्स्ट है 39, करो या मरो का संबंध किस आंदोलन से, तो भारत छोड़ो, डी इसका सही उत्तर महात्मा गांधी ने दिया था। 35 है, किसके प्रयत्नों से बिहार में प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ, तो बी दीप नारायण जी के सहयोग से जो है प्रांतीय स्वतंत्र भारत में बिहार राज्य की विधानसभा का प्रथम अध्यक्ष और सक्रिय स्वतंत्रता सेनानी दीप नारायण सिंह के प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय समिति का दूसरा अधिवेशन, ठीक है। 36 देख लीजिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ, तो बांकीपुर में हुआ 27वां अधिवेशन। बांकीपुर में 27वां अधिवेशन 1912 में हुआ था। 1922 में गया में हुआ था अधिवेशन, C.R. दास इसके किए थे, इसका R.N. माधुलेकर किए थे। कई बार पूछ देता है कि बांकीपुर में जो अधिवेशन हुआ उसकी अध्यक्षता कौन किए थे, तो R.N. माधुलेकर किए थे, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कैवां अधिवेशन किए थे, तो 27वां अधिवेशन इन्होंने ही ऑर्गेनाइज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा चल रहा है दोस्तों भूगोल का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या चीज़ का चल रहा है, भूगोल का। आइए हम भूगोल का डिस्कस करते हैं दोस्तों। वीडियो बनाने में बहुत टाइम लगता है, कई बार ये रिकॉर्डिंग का प्रॉब्लम हो जाता है, आवाज़ नहीं आता है। 4 दिन से मेरे बहुत प्रॉब्लम हो रहा था आईपैड में, तो आवाज़ का प्रॉब्लम, फिर ये मैं अपलोड कर रहा हूँ, देखिए इसमें भी क्या होता है। नेक्स्ट है टिस्को संयंत्र किसके नज़दीक स्थित है, तो टिस्को संयंत्र जमशेदपुर के नज़दीक स्थित है। ये कई बार बीपीएससी भी जो है इस बार जो मैं पूछ रहा हूँ आपको, छात्रवृत्ति वाला मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया हूँ, वहाँ आप लोग देखेंगे कि टिस्को जो है पूछ दिया है किसके नज़दीक है, इसका स्थापना कहाँ है, तो टिस्को का फुल फॉर्म भी देख लेंगे, जमशेदपुर किस नदी के किनारे है वह भी देख लेंगे। टिस्को का संयंत्र झारखंड में जमशेदपुर में, इसकी स्थापना 1907 ईस्वी में हुआ, ठीक है। यह लौह इस्पात है और यह टिस्को जो है निजी क्षेत्र में कार्यरत लौह इस्पात है, निजी क्षेत्र में है टिस्को, ठीक है। ये मैंने प्रीवियस ईयर मैंने जो एग्ज़ाम अभी हुआ है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप लोग वहाँ से जाके देख सकते हैं, ये क्वेश्चन पूछ दिया है। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित से कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे स्थित है, तो दोस्तों कानपुर इसका सही उत्तर हो जाएगा, गंगा नदी के किनारे। अब जो गंगा नदी से कितना लंबाई है यह पूछ देता है, गंगा नदी कितने जिलों से बहती है यह पूछ देता है, गंगा नदी सबसे ज़्यादा किस जिले में यह पूछ देता है। तो इसको आप लोग, मैं जब रिवर का एक लाऊंगा सेगमेंट तो आप लोग उसमें सारे को मैं कवर करवा दूंगा, मगर उसके के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना होगा। अभी हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं 53वीं से 55वीं बीपीएससी की, ठीक है। अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है, परंतु उसकी जलवायु में भिन्नता का कारण क्या है दोस्तों, तो उनकी ऊंचाई में भिन्नता है। अमृतसर एवं शिमला में इसका सही उत्तर ए हो जाएगा, ऊंचाई पर भिन्नता है। 40 देख लीजिए, झारखंड में कोयले की खानें स्थित है दोस्तों, तो झड़िया में कोयले की खानें स्थित है। 41 और 50% कोयला झड़िया से निकाला जाता है पूरे देश का, ठीक है। राज्य का लगभग 50% कोयला कहाँ से निकाला जाता है, झड़िया से निकाला जाता है। क्षेत्रफल के क्रम में भारत के बड़े राज्य कौन से, इसका सही उत्तर ए हो जाएगा, राजस्थान मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र क्षेत्रफल के आधार पर बड़े राज्य। 42 नंबर, भारत में अधिकांश गेहूं उत्पादक राज्य कौन से हैं दोस्तों, तो उत्तर प्रदेश इसका सही उत्तर हो जाएगा। 43, भारत के किन राज्यों में गन्ना सबसे ज़्यादा पैदा होता है, तो दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ए, बिहार और उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा गन्ना उत्पादन होता है। 48 का देख लीजिए, निम्नलिखित में से किस राज्य में अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या सबसे अधिक है दोस्तों, तो सी उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति की संख्या सही है, ठीक है। ये आप लोग पुराना डाटा है, आप लोग नया वाला देख लेंगे, ठीक है। भारतीय कोयला उद्योग की निम्नलिखित समस्याओं पर विचार कीजिए, इसका सही उत्तर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 सारा इसका सही उत्तर है, ठीक है। 46 देख लीजिए, भारत की काली मिट्टी क्षेत्र का प्रसिद्ध क्षेत्र है। भारत में काली मिट्टी कहाँ किसके लिए प्रसिद्ध क्षेत्र है भाई, तो कपास के लिए काली मिट्टी ज़्यादा प्रसिद्ध है, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। पौधों को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है दोस्तों, तो सी इसका बलुई मिट्टी में सबसे ज़्यादा पौधों को, बलुई मिट्टी को चिकनी मिट्टी कहा जाता है। बलुई मिट्टी देखिए, सॉरी इसमें उत्तर सी दिया है, पौधों को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है ना, इसका उत्तर ये गलत दे दिया, चिकनी मिट्टी में सबसे ज़्यादा मिलता है, ठीक है। आप लोग इसको ध्यान देंगे, बीपीएससी इस रिपीटेड क्वेश्चन पूछा है। नेक्स्ट है 48 नंबर, किस मिट्टी
में केशिका कैपिलरी की सबसे अधिक प्रभावशाली होता है? तो दोस्तों सबसे अधिक जो है ये चिकनी मिट्टी में केशिका सबसे अधिक प्रभावशाली होता है। 49 का देख लीजिए, महाद्वीप अलग कैसे हुए थे दोस्तों? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, विवर्तनिकी क्रिया से महाद्वीप अलग हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट 2 क्वेश्चन देख लीजिए। 50 निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है दोस्तों? तो डी, निहारिका सौरमंडल का भाग नहीं है। 51 अरब सागर के पानी का औसत खारापन कितना है दोस्तों? तो ए 25 पीपीटी। 25 पीपीटी इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, कहारिका का समय ग्रीनविच से 2 घंटा आगे है। इसका बी सही उत्तर 30 डिग्री देशांतर पर। टकला मकान कहाँ स्थित है दोस्तों? तो टकला मकान कहाँ स्थित है? 53 का सही उत्तर डी हो जाएगा, चीन में जो है टकला मकान स्थित है। ठीक है, मैं आपको एक क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, ये देखिए, जो ये क्वेश्चन जो है आप लोग यहाँ क्या करेंगे देख लेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा टिस्को संयंत्र किसके नज़दीक है? इसको आप लोग देख लेंगे कि जो है कहाँ स्थित है, इसका फुल फॉर्म क्या है, और जो है किस राज्य में है, किस नदी पे। मैंने आपको बता दिया था पहले भी, बीपीएससी इसको बार बार रिपीट करता है, मैंने डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है मैंने। तो टिस्को जो स्वर्ण रेखा नदी के किनारे स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं 54 का। हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है दोस्तों? तो बाब अल मनदेव जो है लाल सागर और हिंद महासागर को जोड़ती है। ज्योग्राफी का मैं कुछ सेक्शन लाऊंगा, रिजल्ट एडुशाला को सब्सक्राइब कीजिएगा तो वीडियो जाएंगे। नाइट ईस्ट रिज कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो 20 का सही उत्तर हो जाएगा हिंद महासागर। 56 देखिए, कौन सा शहर किसी देश की राजधानी नहीं है? तो 20 का सही उत्तर सिडनी हो जाएगा। 57 देखिए, विश्व में सबसे अधिक कोयला उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? तो चीन सबसे अधिक कोयला उत्पादन करता है। 58 वलन प्रक्रिया किसका परिणाम है दोस्तों? तो सी, पर्वत निर्माणकारी बल को वलन प्रक्रिया का इसका उदाहरण है। सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत क्या है दोस्तों? तो ए, नदियाँ सागर लवणता का मुख्य स्रोत है। 60 में देख लीजिए, ऊर्जा के वाणिज्यिक स्रोत विशुद्ध शामिल होते हैं, ए। ठीक है, चलिए राज्य व्यवस्था का जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 में अपलोड करेंगे। नहीं तो चलिए राज्य व्यवस्था को कर ही लेते हैं, कितना क्वेश्चन है ये इसमें, नहीं तो रहने दीजिए, राज्य व्यवस्था का हम लोग करेंगे बाद में। ठीक है, तो तक आप लोग रिजल्ट एडुशाला को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए। फिर मिलते हैं हम जल्द ही अगले वीडियो में।